हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो आज हम लोग एनएमआर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे मैंने आपको बताया इसके सारे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। इसके अलावा फिर मैंने आपको वैल्यू ऑफ स्पिन बताया, आई के बारे में बताया, मैंने आपको A/4 का रूल बताया। इसके अलावा फिर मैंने आपको गायरोमेट्रिक रेशियो, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी जिसे लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया। इसके अलावा फिर मैंने आपको PF इजकल टू गामा इंटू बी नॉट या ओमेगा इजकल टू गामा इंटू बी नॉट, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल भी करवाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इसलिए आप बहुत रिलैक्स होकर एकदम चिल होके इसको देखिए, इसको समझिए अच्छे से। एक क्वेश्चन जो मैं शुरू करता हूँ वो ये कि भाई हमारी जितनी भी मशीनें हैं उन मशीनों को हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्यों सेट किया जाता है। आखिर जब हम बात करते हैं 500 मेगाहर्ट्ज मशीन की, तो हम क्यों नहीं सोच पाते कि ये 500 जो मेगाहर्ट्ज है, तो 500 मेगाहर्ट्ज में हम कार्बन को यूज करें। हम कार्बन के बिहा पे 500 मेगाहर्ट्ज तो बिल्कुल नहीं। हम 900 मेगाहर्ट्ज की मशीनें लेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम जो है वो कार्बन के बिहा पे 900 मेगाहर्ट्ज की लें। हम हमेशा हाइड्रोजन के बिहा पे ही हम मशीनें लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हाइड्रोजन की जो सेंसिटिविटी है, हाइड्रोजन की जो सेंसिटिविटी ये सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि एक तो इसके जो गामा का वैल्यू है वो 42.57 आपको मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। तो सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात कि इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है वो कितनी है, 100% है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है हाइड्रोजन, और चूंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है इसीलिए इसके बिहाफ पे जो एनएमआर मशीनें होती हैं उनका नाम रखा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कार्बन को इग्नोर कर देंगे, हम उसको भी लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको यहाँ उठाया गया, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक 900 मेगाहर्ट्ज की मशीनें हैं, हालांकि इंडिया में 900 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की मशीनें नहीं हैं, तो ये 900 मेगाहर्ट्ज की मशीन कहने का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो गामा है वो हाइड्रोजन का लिया गया है, यानी हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये मशीन है। तो आपको पता है इसका जो गामा वैल्यू कितना होता है, 42.57 होता है। अब आपसे कोई पूछे कि अगर इसी मशीन को कार्बन के रेस्पेक्ट में लिया जाए, और आपको पता है कितना होता है कार्बन का, 10.07, तो आपसे कोई पूछे कि भाई इसी को कार्बन के रेफरेंस में लेना है तो ये मशीन कितने मेगाहर्ट्ज की हो जाएगी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब एक मशीन है जिसकी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज है, यानी वो मशीन 900 मेगाहर्ट्ज की है। तो अगर आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप वहाँ पर एक जो है आप वहाँ पर हाइड्रोजन के बदले कार्बन यूज कर लेते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए अब ये मशीन की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इस मशीन की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको पता है कि चूंकि मशीन तो एक ही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के लिए अगर वो मशीन 900 है तो कार्बन के लिए कितनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसका मैग्नेट आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बी नॉट को तो कांस्टेंट रखिए आप। अब यहाँ आ जाइए, PF इजकल टू गामा इंटू बी नॉट, यहाँ भी ले लीजिए PF इजकल टू गामा इंटू बी नॉट। आपको पता है दोनों जगह पे बी नॉट क्या होगा, इक्वल ही तो है। तो गौर से देखिए ये किसके लिए, PF हाइड्रोजन के लिए, ये कार्बन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, ये कार्बन के लिए। तो गौर से देखिए यहाँ कितना रखिए, 900 इज इक्वल टू कितना, 42.57। इसके नीचे इसको ले आइए, PF कार्बन, यहाँ कितना आ गया इसका, 10.07। अब गौर से देखिए ये तो 4 बार में, लगभग 4-4.25 बार में कट गया। ठीक है, ये मान लीजिए ना 4.2 के आसपास में ये कट गया। अगर ये 4.2 में कट गया तो भाई इससे इसको कटा दीजिए यहाँ पर, तो ये लगभग कितने 20-25 बार में कट जाएगा। चलो दुनिया ये लगभग 22 से 25 बार, सपोज जो भी आ जाए कट के। तो ये प्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो ये इसकी इतनी हो गई ये कट कर। ठीक है, आप इसको ये यहाँ पर लगभग 250 या 245 के आसपास में इसके वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो जो मशीन इसके लिए 900 मेगाहर्ट्ज की थी वो मशीन यहाँ पर आके लगभग 1/4 हो गई। चूंकि गामा इसका देखिए ना, ये 42 है, ये 10 है, लगभग 1/4 है। तो यहाँ भी तो 1/4 ही हो जाएगा, 900 है तो ये लगभग क्या हो जाएगा, ये 245 के आसपास में या 240 के आसपास में इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो अगर ये सोच के अगर ये मशीन 500 मेगाहर्ट्ज की होती तो कार्बन के लिए ऑटोमेटिकली कितनी होती, लगभग 125-130 के आसपास में आ जाती। तो आपके पास अगर इस तरह के रैंडम आंसर हो तो आप उनको फटाक से लगा देंगे। अगर ये मशीन 1000 मेगाहर्ट्ज की होती तो उसका 1/4 में आके लगभग 250 हो जाता है। ये 245 नहीं होगा, ये 230 के आसपास। आप निकाल के चेक कर लीजिए ना,
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कटाइए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इस तरह का यहाँ पर निकालेंगे तो इस तरह के आपको रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसको सिंपल लेंगे, कटाएंगे और आपको जो प्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालना है कार्बन के रिस्पेक्ट में, हो सकता है कि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में दे दे, हो सकता है कि आपको फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में दे दे। ठीक है, फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 17 के आसपास होता है ये वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 17 से डिवाइड हो जाता है। आपको फ्लोरीन के केस में क्या होता है, 40 के आसपास होता है, तो कि फ्लोरीन के केस में क्या होता है, यहाँ 40 से डिवाइड हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, चलिए देखिए, आपने पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, मैंने करवाए थे आपको। ठीक है, यानी कि सारा खेल यहाँ पर जो है इस टर्म का है, सेंसिटिविटी। ठीक है, इस टर्म का है सेंसिटिविटी का। बच्चे लोग, सेंसिटिविटी जो होती है, आप ये समझिए कि अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, इसके सैंपल को अगर एनएमआर करने में आपको 30 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो कार्बन 13 को होने में लगभग जो है 30 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट टू 40 मिनट लग जाएंगे। अगर फॉस्फोरस को करना है तो फॉस्फोरस में लगभग आपको 1 मिनट लग जाना है। अगर आपको टेलुरियम में करना है तो टेलुरियम होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। सीधी बात है, जो जितना सेंसिटिव होगा वो उतनी जल्दी होगा। तो बात सिर्फ यही नहीं है, सेंसिटिविटी के लिए सिर्फ गामा ही नहीं देखा जाता है, सेंसिटिविटी के लिए बेसिकली 2 फैक्टर है। ठीक है, सेंसिटिविटी के लिए मेनली 2 फैक्टर है। एक फैक्टर है न्यूक्लियर फैक्टर, यानी कि इनबिल्ट फैक्टर, न्यूक्लियर फैक्टर या न्यूक्लियर पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर है इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर। इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर 2 तरह की चीजें हैं यहाँ पर। देखिए, आप न्यूक्लियर पैरामीटर या उसका इंटरनल पैरामीटर आप समझिए, जैसे एक फैक्टर है गामा, आप नहीं बदल सकते। एक फैक्टर है आपको नेचुरल अबंडेंस, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते इन दोनों फैक्टर से। हाइड्रोजन का गामा हमेशा 42.57 होता है तो वो रहेगा, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेचुरल अबंडेंस हाइड्रोजन की 99.8%, 99.98% है, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर में कौन है भाई, बी नॉट, आप इसको बदल सकते हैं। आप हो सकता है कि आपको 5 टेस्ला का ले लीजिए, 10 टेस्ला का ले लीजिए, 15 टेस्ला का ले लीजिए। तो जैसे जैसे आप टेस्ला बढ़ाएंगे वैसे वैसे मशीन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? आपको पता है ना कि भाई मान लो कि 42.57 एक के लिए होता है, 1 टेस्ला के लिए होता है। मान लो 3 टेस्ला की मशीन लेंगे तो 3 टेस्ला का मतलब क्या हो गया, 42.57, ये लगभग 4 × 12, ये लगभग 135 से 36 के आसपास, 125 से 26 मेगाहर्ट्ज की मशीन बन जाएगी। ये 13 टेस्ला ले लीजिए तो ये लगभग कितना हो गया, इसको गणना कर दीजिए, ये लगभग 550 मेगाहर्ट्ज की मशीन हो जाएगी। आप ये लगभग 17 ले लीजिए तो 17 को 42, इसे आप समझ रहे हैं कि जितना टेस्ला का लेंगे हम तो उतनी ही पावरफुल हमारी क्या हो जाएगी, मशीन होती जाएगी। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर मेरे हाथ में है, हम उसको जैसे चाहेंगे हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैक्टर या न्यूक्लियर पैरामीटर में जो गामा और नेचुरल अबंडेंस है, इसको चेंज करना, इससे छेड़छाड़ करना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात आप यहाँ पर और सीख लीजिए कि अगर आपके पास जो भी मशीनें होती है, ठीक है, अगर आपके पास कार्बन है, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, आप हाइड्रोजन के सैंपल को लेंगे 15 मिलीग्राम, तो वहीं आपके कार्बन के सैंपल को लेना होगा 30 मिलीग्राम। हाइड्रोजन का सैंपल हो जाएगा लगभग 30 सेकेंड में, लेकिन कार्बन का सैंपल होगा लगभग 30 मिनट में। देखिए क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की सेंसिटिविटी क्या है, कम है। इसीलिए हाइड्रोजन का अमाउंट भी कम लगा और टाइम भी कम लगा, जबकि कार्बन का अमाउंट भी ज़्यादा लगा और क्या हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। क्यों सेंसिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको उसका गामा हाई है और दूसरा क्या, उसका नेचुरल अबंडेंस हाई है। बाकी बी नोट को तो हम मैनेज कर सकते हैं, बी नोट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बी नोट को तो हम मैनेज कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा बी नोट को बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी, वो तो सबके लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन नेचुरल अबंडेंस आपको पता हाइड्रोजन का कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है, उसका गामा वो भी हाइड्रोजन का कार्बन से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये इनबिल्ट जो इसकी सेंसिटिविटी की बात की जाएगी तो वो इसकी ज़्यादा यहाँ पर है। और जहाँ तक इसकी बात है तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा देंगे चाहे घटा देंगे। तो आपके पास ले दे के एक फॉर्मूला फिर से आ गया, PF = गामा × बी नोट। ठीक है, तो ये गामा फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन बी नोट आपका यहाँ पर क्या हो गया, बी नोट वेरिएबल है। तो इनके बिहाफ पे हम यहाँ पर प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ डिसाइड करते हैं मशीन की।
ठीक है, ये तो हमारी मशीन का फ्रीक्वेंसी है, आप इसको जैसे रखेंगे वैसे इसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए, तो आपको यहाँ पर सेंसिटिविटी टर्म में हमने बात करनी शुरू की है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। सपोज कीजिए कि आपके पास जो है एक, आप बोलोगे सर ठीक है, आप एक बात बताओ सर, आपके पास हाइड्रोजन जो है इसका 42.57 इसका गामा है, और सर आपके पास जो कार्बन है इसका लगभग गामा है 10.07। सर आप पहले मुझे ये बताओ कि इसके बिहाफ पे आप सेंसिटिविटी कैसे डिसाइड करोगे। बोले भाई साहब बात तो बहुत अच्छा सवाल पूछे हो आपकी, ठीक है सर आप बाकी बातों को जाने दो, हमें ये बात भूल जाओ कि हाइड्रोजन की नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा है, कार्बन की नेचुरल एबंडेंस कम है। सर इसके बारे में बताओ कि ये इससे क्या हो रहा है। तो देखो इससे हो ये रहा है कि सपोज करो कि ये 42.57 का गामा है, यानी कि ये गैप ज़्यादा है। देखो जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, ये 42.57 का एनर्जी गैप है, जबकि यहाँ पर एनर्जी गैप कितने का है, यहाँ एनर्जी गैप छोटा है। बोलोगे ठीक है सर ये बात भी आपकी समझ गए, लेकिन इसके बिहाफ पे सर सेंसिटिविटी कैसे हाई होगा, पीक फॉर्मेशन हाई कैसे होगा। आपने जबकि पहले ही कहा है कि इसका पीक जो होगा हाइड्रोजन का पीक यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर पीक इजीली मिलेगा, शार्प मिलेगा, इसका पीक आपको शार्प नहीं मिलेगा, या यहाँ पर आपको जो पीक है इजीली नहीं मिलेगा, इसमें 30 मिनट का टाइम लगेगा इसे रिजॉल्व करने में, और ये 30 सेकेंड में ही रिजॉल्व होकर आ जाएगा। इसका मतलब इसका पीक नहीं मिल रहा था, इसको एवरेज करते 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 30 मिनट का टाइम लग गया, जबकि ये 30 सेकेंड में हो गया। आप पहले इसका रीजन बताओ समझो, ठीक है रिलैक्स हो जाओ, एकदम रीजन देखते हैं। ठीक है, आप सवाल देखिए, टॉपिक को सोचना सीखिए, जब तक आप टॉपिक को सोचेंगे नहीं, ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भाई टॉपिक में हमारा पूछ क्या रहा है, ठीक है, तब तक बहुत ही चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक में आपका क्वेश्चन क्या है, आखिर क्या है टॉपिक में आपके, ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ऑटो अंडरस्टूड होना चाहिए। देखिए ये बात को तो आप समझ चुके कि भाई साहब इसमें गैप जो है वो क्या है, इसका गैप ज़्यादा है, और इसका गैप गौर से देखिए, इसका गैप आपको यहाँ पर कम है। जब गैप ज़्यादा है आप यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देंगे, इसको भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देंगे, गौर से देखिए। तो यहाँ से जो भी, यहाँ आपको पता है यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है, यहाँ प्लस हाफ, यहाँ माइनस हाफ, तो जब इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देंगे तो ये ऊपर जाएगा, गौर से देखिए। और ये इसको ऊपर जाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है कि जैसे ही आप, जो अल्ट्रा वायलेट नहीं बोल रहा था मैं, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च, हाँ RF दिया तो ये ऊपर गया, लेकिन जैसे ही टॉर्च ऑफ करेंगे सारा का सारा नीचे गिरने लगेगा, और आपका पीक क्या होगा, शार्प होगा। क्या इसके साथ देखिए इसका गैप बहुत छोटा है, इसको थोड़ा भी देंगे ना रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च, ये सब ऊपर चला जाएगा, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च करने के बाद भी नीचे, ऑफ करने के बाद ये नीचे नहीं आएगा इतनी आसानी से, क्योंकि तो एनर्जी आप दिए ये तुरंत ऊपर चढ़ गया, गैप छोटा था तुरंत ऊपर चढ़ गया। अब जब तक ये अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करेगा उसके तब तक ये नीचे क्यों आएगा, तो इस चक्कर में इसके जो पीक होते हैं वो टाइम लेते हैं। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। जैसे देखो सपोज करो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और ये आपने एक लंबी सी सीढ़ी लगा रखी है, ठीक है, आपने क्या किया, लंबी सी सीढ़ी लगा रखी है, ये देखो एक लंबी सी सीढ़ी लगा रखी जो यहाँ छत तक जाती है, और यहाँ क्या हो रहा है, कुछ बच्चे इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ सीढ़ी पे क्या हो रहा है, चढ़ रहे हैं। आपने सीढ़ी लगाई, ये सारे बच्चे मान लो यहाँ चढ़ गए, ठीक है, आपने यहाँ लगाई, बच्चे चढ़ गए, लेकिन चढ़ के भी उनको डर लग रहा है क्योंकि बहुत हाइट पे चले गए। अब आपने बोला भाई साहब मैं सीढ़ी हटा रहा हूँ, जिसको उतरना उतर जाओ, ये सारे बच्चे हाँ पहले हमें उतरना, हमें उतरना, हमें उतरना, और सारे बच्चे कूद कूद के उतरना शुरू। उनको पता है कि वो बहुत ज़्यादा गैप पे हैं, अगर सीढ़ी हट गई तो वो फिर उतर नहीं पाएंगे, तो उसको ऊपर जाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी कि जैसे ही एनर्जी को हटाया जाता है वो तुरंत ऊपर से नीचे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ समझिए, छोटी सी मंजिल है, छोटा सा एक मकान है, उस पर छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है, आपने बच्चों को चढ़ा दिया, आपने क्या किया, बच्चों को चढ़ा दिया। अब बच्चे पहली मंजिल पे चढ़ के मस्ती कर रहे हैं, आप बोला बच्चों मैं सीढ़ी हटा रहा हूँ, तुम लोग नीचे आ जाओ, बच्चे बोले हमें नहीं उतरना, आप हटा लो सीढ़ी, हम कूद जाएंगे। क्यों, बचपन में कभी पहली मंजिल से कूदे नहीं हो गया, सब लोग कूदते हैं। तो बच्चों ने बोला कि हम तो ऐसे ही कूद जाएंगे, भाई हमारे पास एनर्जी इनफ है, हम यहाँ पर रह सकते हैं थोड़ी देर, हमें आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं, आप नीचे भी कर लोगे तब भी धीरे से उतर जाएंगे हम। तो बस वही वाली बात होती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी कम एनर्जी की जरूरत होती है कि ये ऊपर चढ़ने के बाद भी इनके पास एनर्जी बची रह जाती है, और इसलिए ये नीचे उतरना नहीं चाहते हैं। और जब नीचे नहीं उतरना चाहेंगे तो इनका जो ग्राफ होगा, जिनका पीक होगा इनके, वो क्या भी क्या आएंगे, वो कैसे आएंगे,
वो ब्रॉड पीक आने लगेंगे, शार्प पीक नहीं आएंगे। यानी आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, आपको पल्स इंटरवल ज़्यादा देना होगा, आपको सीढ़ी हटा के रुकना होगा कि भैया 5 मिनट, आप 5-10 मिनट की सीढ़ी हटा लो, जब बच्चे डरने लगेंगे तब वापस नीचे उतरेंगे। तो आपको यहाँ पल्स इंटरवल ज़्यादा देना होगा, जबकि यहाँ पर पल्स इंटरवल आपको क्या होगा, बहुत छोटा देना पड़ेगा। तुरंत एनर्जी दो, तुरंत एनर्जी हटाओ, सारे नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पर एनर्जी दोगे वो ऊपर चढ़ जाएंगे, एनर्जी बंद करोगे नीचे नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी इनफ एनर्जी है ताकि वो ऊपर में रुक सकें। तो फंडा समझ रहे हो आप कि ये जो डेल्टा, ये जो गामा हाइड्रोजन था ये ज़्यादा था और गामा कार्बन था कम था, इससे इनकी सेंसिटिविटी को फर्क कैसे पड़ता है। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है सर, देखो लोग, बाकी लोग कैसे सोचते हैं आप समझो, लोगों को लगता है सर ये तो बड़ा गैप है सर, और ये छोटा गैप रहा सर, तो सर बड़ा गैप रहा सर, तो इसमें जो होगा ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये नीचे ही रह जाएगा, तो पॉपुलेशन गैप क्या होगा सर, कम होगा। पॉपुलेशन गैप क्या होगा सर, कम होगा, क्योंकि एनर्जी दोगे ऊपर जाएगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, एनर्जी दोगे सब ऊपर चढ़ जाएगा, सब ऊपर चढ़ जाएगा, इसमें पॉपुलेशन गैप हाई हो जाएगा। आप बोले थे ना बच्चे लोग, आपको मैंने बताया था ना कि जो पीक की जो शार्पनेस है वो उसके पॉपुलेशन गैप पर डिपेंड करती है। आप बोलोगे सर ये ऊपर गया ही नहीं, सब नीचे ही आ गया, एनर्जी, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, तो इसका पॉपुलेशन गैप क्या हो गया, नॉर्मल रह गया, इसमें गैप आया ही नहीं। इसमें क्या हो, एनर्जी दी सब ऊपर चढ़ गया। मैंने देखा है 1-2 टीचर को ऐसे समझाते हुए। और जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो नीचे आएंगे ही नहीं, मतलब वो क्या होगा, ऊपर चढ़ गया तो वो नीचे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, पॉपुलेशन गैप यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आंसर सही है बट वो लॉजिक जो है वो गलत लगाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बोला मैंने कि भाई साहब ये ऊपर जाएगा और जैसे एनर्जी बंद करेंगे नीचे आ जाएगा, और इन्होंने क्या बोला कि ये ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो रीजन ये नहीं है, रीजन ये है जो मैंने आपको एग्जैक्टली अभी बताया। ठीक है, चलिए, तो पॉपुलेशन गैप का ये वाला जो क्वेरी था वो भी आपको सॉल्व हो गया। इसके भी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। दूसरा फैक्टर हमारे पास नेचुरल अबंडेंस, हम अभी भी उस पैरामीटर की बात कर रहे हैं। हमारे पास दूसरा फैक्टर है नेचुरल अबंडेंस। इसके बारे में क्या ही बात करना, आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन 1 जो है ये 99.98% अगर इसकी नेचुरल अबंडेंस है, तो 1000 अगर हाइड्रोजन लेंगे हम, अगर 1000 हाइड्रोजन लेंगे तो 1000 हाइड्रोजन नहीं 10,000 ले लो, तो पता चलेगा 10,000 हाइड्रोजन में 9998 हाइड्रोजन एक्टिव होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 99.98% है। इसका मतलब 10,000 हाइड्रोजन लो तो 10 हाइड्रोजन हजार में से 999 हाइड्रोजन क्या होंगे, एक्टिव होंगे। लेकिन अगर आपके पास कार्बन की बात करते हो तो कार्बन की अबंडेंस कितनी थी, 1.1% हो। तो इसका मतलब अगर 10,000 कार्बन लोगे तो 10,000 कार्बन में कितना हो गया, 1%, यानी कि 110 कार्बन ही एक्टिव होंगे। यानी 10,000 में सिर्फ 110 हाइड्रोजन कार्बन ही क्या होंगे, एक्टिव होंगे। जबकि हाइड्रोजन के केस में यही डाटा कितना पहुंच जाता है, 9998 हाइड्रोजन एक्टिव होंगे। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्या होंगे, ये अच्छा हाँ, ये 10 ये वाले कार्बन कौन से होंगे, कार्बन 13 होंगे, और बाकी जितने कार्बन बच के वो क्या होंगे, तो वो 12 होंगे। और आपको पता है कि 12 हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है, क्योंकि 12 जो होता है वो 12 4 से डिविजिबल है, इसलिए वो NMR इनएक्टिव है। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग। तो जहाँ तक तीसरे फैक्टर की बात है, ठीक है, तीसरे फैक्टर में बताने के लिए कुछ है नहीं भैया, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, हम उसको जब मन करे चेंज कर दें, बढ़ा दो घटा दो, जो भी करना वो तो आपके हाथ में। उस पर क्या, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, घटाओगे तो सेंसिटिविटी घट जाएगी, तो वो तो अपने हाथ में, उसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। चलिए ठीक है, तो हमारे तीनों फैक्टर इस तरह से यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक टर्म है आपके पास, ये टर्म है रेफरेंस वैल्यू है। इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए, क्योंकि अभी अगर आपको ये टर्म बात कर लिया, इस बारे में पूछ लिया, तो फिर आप परेशान मत होना। रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो गामा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। अगर हाइड्रोजन का गामा क्या हो गया, 42.57 हो गया, और इसकी नेचुरल अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा है, लगभग कितना, 99.98%। और जहाँ तक B0 की बात है वो तो आपके अपने हाथ में है। तो इसीलिए इसके आपको जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है हाइड्रोजन की, इसको 1 मान लिया गया। स्टैंडर्ड, वो कहावत सुनी थी ना, वो वाली, वो फिल्म वाली,
हम जहाँ खड़े तो लाइन वहीं से शुरू होती है। तो हाइड्रोजन की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इसकी रिलेटिव सेंसिटिविटी को क्या मान लिया गया, 1 मान लिया गया। और इसके कंपेयर में जो कार्बन 13 की जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 1.7 × 10⁻⁴। यानी आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है, 1.7 × 10⁻⁴। इतनी है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन की सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन की सेंसिटिविटी कितनी है, 1.7 × 10⁻⁴। इस नंबर को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन की जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है वो कितनी है, तो ये है 1.7 × 10⁻⁴। बाकी इसका यूज कुछ नहीं है, इसका कोई यूज नहीं करना आपको, बस इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। एक चीज आपको जाननी चाहिए, अभी जो मैंने बी नोट के लिए बताया, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था एग्जाम में, ठीक है, कि आपको क्या किया गया है कि आपको कार्बन के 30 मिलीग्राम सैंपल को लिया गया। देखिए मैच करवाना है, 30 मिलीग्राम सैंपल लिया गया और एक जो है लिया गया है आपको एक 30 मिलीग्राम सैंपल लिया गया। ठीक है, दो मशीनें ले रहे हैं, एक मशीन है हमारे पास 150 मेगाहर्ट्ज की और एक मशीन है हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज की, और कार्बन का सैंपल कितना है हमारे पास, 30 मिलीग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, एक हो गया 10 मिनट का टाइम और एक हो गया 60 मिनट का टाइम। तो आपको बताना है कि आप 30 मिलीग्राम सैंपल ले रहे हो। ठीक है, इस 30 मिलीग्राम सैंपल को आप एक बार 150 मेगाहर्ट्ज की मशीन में डाल के काम करवा रहे हो, एक बार इसको 600 मेगाहर्ट्ज की मशीन में डाल के काम करवा रहे हो। तो आपसे पूछा है कि बताओ 10 मिनट टाइम किस केस में लगेगा और 60 मिनट टाइम किस केस में लगेगा। ये क्वेश्चन कोई एग्जैक्टली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये बस आपको पहचानना है कि आपने 30 मिलीग्राम कार्बन का सैंपल लिया, उसको एक बार आपने 150 मेगाहर्ट्ज की मशीन में डाला और एक बार आपने 600 मेगाहर्ट्ज। देखिए ये सैंपल है, ये इसके पीछे टेंशन मत लीजिए, एक छोटी मशीन है जिसका वैल्यू है 150 मेगाहर्ट्ज, एक बड़ी मशीन है जिसका वैल्यू 600 मेगाहर्ट्ज। एक बार आपने इसको 150 में डाला, एक बार आपने इसको 600 में डाला। तो आपको बताना है कि 10 मिनट कब लगेंगे और 60 मिनट कब लगेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, मतलब आप दीजिए उसमें जरूर। ठीक है, चलो इसका आंसर देता हूँ। अरे भाई सीधी सी बात है, 600 मेगाहर्ट्ज की मशीन होगी, हाईली सेंसिटिव, तुरंत काम हो जाएगा 10 मिनट में। 150 मेगाहर्ट्ज की मशीन होगी, लोअर सेंसिटिव, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, पैरामीटर ऑफ NMR। हम यहाँ पर बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक टॉपिक है हमारा पैरामीटर ऑफ NMR। ओके, रिजोल्यूशन सेट करने दीजिए थोड़ा। यदि कैमरा का फोकस कभी कभी बिगड़ जाता है तो उसको सेट करना होता है। चलिए ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ NMR के बारे में अगर बात करें कि हमारे पास NMR के कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो भाई सबसे पहला पैरामीटर है हमारा नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्नल। सबसे पहला पैरामीटर कौन है, नंबर ऑफ सिग्नल। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास एरिया रेशियो, या इसी को बोला गया हमारा इंटीग्रेशन रेशियो, इंटीग्रेशन रेशियो। नंबर 3 में हमारे पास केमिकल शिफ्ट। नंबर 4 में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी, और नंबर 5 में हमारे पास है कपलिंग कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको NMR में मेनली पढ़ना है। केमिकल शिफ्ट को ही क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल बोलते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो हमारे पास मेनली 5 फैक्टर आएंगे, 5 पैरामीटर आएंगे NMR के। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर कौन है, नंबर ऑफ सिग्नल। दूसरा कौन सा पैरामीटर है, एरिया रेशियो, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन रेशियो। तीसरा कौन है हमारे पास, केमिकल शिफ्ट। चौथा कौन सा है हमारा, मल्टीप्लिसिटी। और पांचवा कौन सा है हमारे पास, कपलिंग कांस्टेंट। हम एक एक करके इन सबको देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बने रहिए। सबसे पहले हमारा हेडिंग है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ सिग्नल या सिग्नल नंबर, यानी कितने सिग्नल आएंगे, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी।
हमारे पास दो तरह के प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्रोटॉन होते हैं। एक है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है इनके सिग्नल सेम आएंगे, ध्यान देंगे, रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, इनके सिग्नल क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इनके जो सिग्नल आएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो डिफरेंट सिग्नल आ जाएंगे। अब केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन की कैटेगरी में एक और आता है इनएंसियोट्रॉपिक प्रोटॉन। तो इनएंसियोट्रॉपिक प्रोटॉन के भी सिग्नल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और देखिए, एक इनएंसियोट्रॉपिक है और एक है डायस्ट्रियोट्रॉपिक प्रोटॉन, इनके सिग्नल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए, ठीक है, और रेडी हो जाइए एक न्यू टॉपिक के लिए। नंबर ऑफ सिग्नल, हमने कहा कि भाई साहब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के जो सिग्नल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, जबकि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट के जो प्रोटॉन होते हैं वो उनके सिग्नल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। केमिकली इक्विवेलेंट के साथ साथ एक और फैक्टर आता है इनएंसियोट्रॉपिक प्रोटॉन, जो इनएंसियोमर्स होते हैं। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं परेशान मत होइए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है। तो जो इनएंसियोट्रॉपिक प्रोटॉन है उनके भी सिग्नल सेम होंगे, जबकि डायस्ट्रोट्रॉपिक प्रोटॉन जो होंगे उनके सिग्नल क्या होंगे, आपको डिफरेंट होंगे। देखिए, एक सपोज कीजिए कि आपके पास, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको नंबरिंग आनी चाहिए, आपने क्लास 11-12 में नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। गौर से देखिए, ये दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, चाहे नंबरिंग यहाँ से कीजिए चाहे नंबरिंग यहाँ से कीजिए, इसीलिए इनके तीनों हाइड्रोजन भी सेम है। इसका मतलब इसमें सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा, और वो सिग्नल कैसा होगा, 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल होगा, यानी बड़ा सा। चलो दूसरा देखो, CH3 CH2 CH3, देखो ये दोनों आप नंबर यहाँ से करो 1 2 3, चाहे यहाँ से करो 1 2 3, ये दोनों तो सेम आ गए, और एक कार्बन ये अलग है, यानी 6 हाइड्रोजन के सिग्नल तो एक आ गए लंबे से, और 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और आया, मतलब एक छोटा सा। इसका मतलब इसमें कितना सिग्नल आए, तो इसके पास आपको 2 सिग्नल आए, 6 हाइड्रोजन का एक और 2 हाइड्रोजन का एक। समझ रहे बात को, कि 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आया, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आया। एक और देखिए, CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए ये दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन एक टाइप के, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये दोनों एक टाइप के, तो 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आया, और ये दो 4 हाइड्रोजन भी एक, यानी 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आया। इसका मतलब सिग्नल टोटल कितने हैं इसमें 2 सिग्नल हैं टोटल। समझ में आ रही बात? चलिए समझिए आप अच्छे से, देखेंगे। देखिए जैसे एक एग्जांपल ये है आपके पास, ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है और सभी हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही सिग्नल आया। 6 के 6 हाइड्रोजन का सिग्नल कितना आया, तो बस एक सिग्नल आता है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देते हैं। अब कितने सिग्नल आएंगे भाई, तो यहाँ हाइड्रोजन बचा नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा ऑर्थो वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा मेटा वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा पैरा वाला, 1 2 3, तो इसमें टोटल कितने सिग्नल आ गए, 3। अच्छा एक काम कीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, क्लोरीन क्लोरीन। अब कितने सिग्नल आए, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये सभी तो आपस में बराबर है, सभी तो क्लोरीन के ऑर्थो ही हैं, इसलिए यहाँ सिग्नल भी कितना आया, सिर्फ एक। अच्छा इसको ले लीजिए, क्लोरीन क्लोरीन। अब कितने सिग्नल आ गए, अब बोलोगे सर ये वाला दोनों का अर्थ हो गया, तो एक तो ये हो गया, सर ये दोनों के लिए मेटा हो गया, तो ये एक हो गया, और सर ये दोनों के लिए पैरा, मतलब ये क्या, सॉरी नहीं नहीं, ये इधर वाला ऑर्थो है, ये इधर वाला ऑर्थो है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट गौर से देखिए ना अलग है, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, लेकिन इस ऑर्थो का क्या हो गया 1 2 3 1 2 3, ये इधर से 2 आया, लेकिन इधर वाले क्या कर लेते तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये अलग है ना। मान लीजिए 1 2 3 4 आता, 1 2 3 4 आता, तो ये दोनों ना सेम है आपस में, तो एक सिग्नल इसके लिए आया, एक सिग्नल इसके लिए आया, और एक सिग्नल यहाँ सामने आ गया। इसमें कितने सिग्नल आ गए टोटल, 3। अच्छा अगर ऐसे ले लिया होता तब कितने सिग्नल आते, क्लोरीन क्लोरीन, तब बोलते सर देखो ये दोनों एक आया, गौर से देखो, और ये दोनों एक आया, तो इसमें कितने सिग्नल आए टोटल, तो इसमें सिग्नल आ गए टोटल 2। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन है, कितने सिग्नल आएंगे,
अब लोग सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर सर एक सिग्नल यहाँ है, एक सिग्नल यहाँ है, इसके लिए तो दोनों एक ही है, ये दोनों इसके लिए, तो इसमें सिग्नल कितने आ गए, इसमें 2 सिग्नल आ गए। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे ले लीजिए क्लोरीन और ये ब्रोमीन। अच्छा अब कितने सिग्नल आ गए भाई, तो सर ये दोनों तो दोनों के लिए कॉमन है सर, ये वाला हाइड्रोजन, तो एक सिग्नल तो इसका आ जाएगा सर, लेकिन ये और ये कॉमन नहीं है इस बार सर, ये ब्रोमीन का ऑर्थो है, ये क्लोरीन का ऑर्थो है, तो एक सिग्नल यहाँ से है तो एक सिग्नल यहाँ से भी आएगा सर, उसी तो एक सिग्नल यहाँ से भी आएगा और एक सिग्नल यहाँ से आएगा, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने सिग्नल आ गए भाई, 4 सिग्नल आ गए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर इसमें कितने सिग्नल होंगे, हम देखो भाई इन दोनों के बीच में इसको समझने के लिए इसको समझ लो पहले, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसमें कितने सिग्नल होंगे, तो भाई इसमें तो एक ही सिग्नल होगा, ये तीनों का तो केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, केमिकली इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये क्लोरीन आयोडीन के बीच, ये क्लोरीन ब्रोमीन के बीच, ये ब्रोमीन आयोडीन के बीच, तो यहाँ 3 सिग्नल होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक सिग्नल होगा। आ रही बात समझ में, चलिए ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ से हम, जैसे कि एक ये उठा लो इसको, यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन और ये ब्रोमीन, इसमें कितने सिग्नल होंगे, तो सर एक सिग्नल तो ये आएगा सर अलग, एक सिग्नल ये आएगा, एक सिग्नल ये आएगा, तो इसमें भी कितने सिग्नल हो गए टोटल, 3। अच्छा ठीक है, इसको ले लो तो CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें कितने सिग्नल है सर, तो देखो इनका एक सिग्नल हो गया, 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, तो 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, यानी टोटल कितने सिग्नल आ गए, तो सिग्नल आ गया आपको टोटल यहाँ पर सिर्फ 2। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जैसे इसको लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ पे क्या हो गया Cl, कितने सिग्नल आए, आप बोलोगे सर एक काम करो पहले आप इसका बता दो सर, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H, इसमें कितने सिग्नल है, तो भाई इसमें सिग्नल कितने होंगे, ये दोनों का एक और ये दोनों का एक, तो इसमें 2 सिग्नल आ गए। अरे भाई आप इसको C2 डाल के घुमाओ ना ऐसे, तब भी तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 2 ही सिग्नल आए, लेकिन यहाँ कितने सिग्नल होंगे, तो आप बोलोगे सर इसका एनवायरनमेंट चेंज है सर, ये हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट के बगल में क्लोरीन है, इस वाले हाइड्रोजन के बगल में CH3 है, इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन अलग है सर, ये CH3 वाला हाइड्रोजन तो अलग है, तो इसमें कितने सिग्नल आ गए टोटल आपको 3। अच्छा इसको ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, अच्छा इसमें कितने सिग्नल होंगे सोच के बताओ, आंसर दो, वीडियो पॉज करो। तो भाई इसमें भी 2 ही सिग्नल आएंगे, क्योंकि जब इसको यहाँ से C2 लगाओगे आप यहाँ पर, तो ये घूम के यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ जाएगा, तो ये एक सिग्नल और ये एक सिग्नल, तो यहाँ भी कितने सिग्नल होंगे आपको टोटल, तो यहाँ पर 2 ही सिग्नल होंगे। अच्छा ठीक है, H C Cl डबल बॉन्ड C H और ये H, अब बताओ इसमें कितने सिग्नल आएंगे, तो भाई मेरे ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये आपस में केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ये नॉन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये डायस्टरोट्रॉपिक हाइड्रोजन है। गौर से देखो इनका एनवायरनमेंट अलग है, इस हाइड्रोजन के और तो इस हाइड्रोजन के सामने वाले सिस पोजीशन पे हाइड्रोजन है, जबकि इस हाइड्रोजन के सिस पोजीशन पे क्लोरीन है, जबकि इस हाइड्रोजन के ट्रांस पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसके ट्रांस पोजीशन पे क्लोरीन, इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन तो अलग हुआ और ये हाइड्रोजन अलग है, तो इसमें टोटल सिग्नल कितने हैं 3। चलिए अब आप लोग रेडी हो जाइए, अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर किए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना, ताकि मैं आपको थोड़ा इवेल्युएट कर सकूं। ठीक है, चलो Cl CH डबल बॉन्ड CH2 इसमें बताइए, CH3 CH2 CH Cl CH3 इसमें बताइए, CH3 CH2 CH CH3 CH3 इसमें बताइए, CH3 CH OH CH2 CH OH और ये CH3, यहाँ पर यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताइए, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3। ओके, 5 है पहले। ठीक है, पहले ये 5 है, इसको आप बताइए। पहले इन 5 का आंसर दीजिए आप। ठीक है, इन 5 में आपको क्या है तो सोच के बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके इसका आंसर बताइए।
मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो वीडियो को पॉज किया होगा आपने, तो इसको हम लोग आंसर करते हैं। देखो इसको अगर बात करें तो इसको तोड़ो पहले, Cl CH डबल बॉन्ड CH, तो इसको ऐसे लिखो ना, CH डबल बॉन्ड CH और H। आपको तो बताया कि ये अलग है, ये अलग है, केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, तो 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्नल आ गए? 3। इसमें आ जाओ बॉस, देखो ये हो गया आपका कायरल। अगर पहले से कायरल है तो अब कोई और अगर हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगाते हैं, या कोई भी हाइड्रोजन आएगा, कोई हाइड्रोजन हटेगा, तो वो भी तो कायरल बन जाएगा। लेकिन इसके 2 हाइड्रोजन है, इधर से हटाओगे तो R बनेगा, इधर से हटाओगे तो S बनेगा। बोलो सच बात है कि नहीं? मान लो कि ये क्लोरीन यहाँ है, अगर हम यहाँ पर मान लो सपोज करो कि R है, हम इधर ग्रुप लगाते हैं, कोई ग्रुप हाइड्रोजन हटा के, तो ये भी R बनेगा या S बनेगा, जो भी बनेगा। अगर इसको ऊपर लगा देंगे तो अगर ये नीचे की तरफ R बना तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। यानी कि एक कायरल होने के बाद अब जो अगला होगा तो उसके दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कन्फिग्रेशन बनाएंगे। मेरी बात समझो, जैसे कि एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर, गौर से देखो, जैसे कि ये CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर आपको ये मान लो CH2 लगाते हैं, ये CH2 ही रहने दो। इसमें हाइड्रोजन हटाओ और कोई ग्रुप लगाओ, तो भाई साहब ऊपर की तरफ लगाओ या नीचे की तरफ लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो एक कायरल कार्बन ही बनेगा ना, वो कायरल कार्बन ही बनेगा ना। तुम इधर से हटाओगे तो R आएगा, इधर से हटाओगे तो S आएगा, तो क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा, इनैंसियोमर्स बनेगा। लेकिन अगर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है और अब यहाँ का हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ग्रुप लगाते हो, तो ये क्या बनेगा? ये मान लो RR बनेगा। इसको इधर लगा के यहाँ लगा देते हो ग्रुप को, तो बनेगा क्या? RS बन जाएगा। तो RR और RS ये आपस में क्या हो गया? इनैंसियोमर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपस में क्या है? डायस्ट्रियोमर्स हैं। तो इसीलिए आपके पास आपको पहचानने आना चाहिए कि डायस्ट्रोट्रॉपिक हाइड्रोजन कैसे होते हैं। और चूंकि पहले से कायरल कार्बन है, इसीलिए अगला कोई भी 2 हाइड्रोजन का सेट डायस्ट्रोट्रॉपिक ही होगा। इसका मतलब यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं वो दोनों अलग अलग सिग्नल शो करेंगे। तो चलो, एक सिग्नल इससे आया, एक सिग्नल इससे आया, और यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 सिग्नल आया, और ये 1 है तो इससे 1 सिग्नल आया। तो कितने सिग्नल आए टोटल? 1 2 2 4 1 5। तो इसमें कितने सिग्नल आए टोटल? 5। आपने जितने भी सही गलत किए हों मुझे ज़रूर बताना। इसमें आ जाओ भाई साहब, ये तो कायरल है ही नहीं, ये तो कायरल है ही नहीं। आप कहीं भी इसको 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको क्या बनेगा? कायरल, यही कायरल बनेगा। सपोज करो ये छोड़ दो, ये तो CH3 से कायरल ही नहीं है। आप इसमें हटाओ, नीचे लगाओ तो R लगेगा, ऊपर बनाओगे तो S बनेगा। लेकिन जो भी बनेगा तो वो मिरर इमेज बनेगा, और मिरर इमेज क्या होता है? आपस में इनैंसियोमर्स होते हैं। इसीलिए एक, दोनों सेम है, 2 दूसरा, मतलब ये दूसरा हुआ, ये यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए? 2 3 5। तो टोटल सिग्नल 5 नहीं भाई, 4 ही हुए ना, ये दोनों सेम है ना। तो सिग्नल कितने हो गए यहाँ पर? आपको 4 हो गए। अच्छा, इसमें आ जाओ, एक सिग्नल तो इससे आ जाएगा, और एक सिग्नल गौर से देखो, चूंकि ये पहले से कायरल है इसलिए ये वाला जो भी होगा तो ये डायस्ट्रोटॉपिक होगा। ये तो डायस्ट्रोटॉपिक होगा नहीं, तो एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है, 1 2 3 1 4 2 6 1 1 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7। तो इसमें कितने सिग्नल आ गए टोटल? इसमें टोटल 7 सिग्नल आ गए। इसमें आ जाओ, देखो एक एक, चूंकि ये कायरल हो चुका है इसलिए जो भी होगा सब 2 2 ही आएगा। तो 1 1, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, तो 1 2 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ भी कितने सिग्नल आ गए? 7 सिग्नल आ गए। जितना भी सही हुआ हो आप बताइएगा, ठीक है। अभी और भी दे रहा हूँ इसलिए आप एक ही बार में जोड़िएगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। CH3, सोचना पड़ रहा है मुझे, CH3 CHBr, आपको CH3 CH3 CH2 CH3 आंसर जरूर कीजिएगा आप मुझे, ठीक है। मुझे देखना है कि आप लोगों के सोचने का तरीका क्या है। CH3 CHBr CH2 CH CH3 CH3, जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पर CH3, यहाँ डबल लग गया। इसमें कितने सिग्नल आएंगे? इन तीनों का बताइए, जोड़ के बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके आप आंसर दीजिए इसका। आंसर दीजिए।
तो भाई मेरे बहुत आसान है, आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए ये तो कायरल है पहले से, और ये कोई कायरल नहीं है, ठीक है, ये कायरल नहीं है। तो चलो एक एक, लेकिन ये कायरल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इसके जो हाइड्रोजन हैं ये आपस में डायस्टेरियोमर्स बनाएंगे। सपोज करो, मान लो अगर ये आर है और आपने यहाँ का ग्रुप हटा के कोई ग्रुप लगाया, ये हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगाया, तो मान लो वो एस हो जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगाया तो वो आर हो जाएगा। तो आर के साथ आर और दूसरा आर के साथ एस, तो आपस में डायस्टेरियोमर्स बने ना, इसीलिए ये दोनों आपको अलग अलग सिग्नल देंगे। तो एक सिग्नल यहाँ से भी आएगा, एक सिग्नल यहाँ से भी आएगा। क्योंकि पहले से कायरल है तो भाई साहब ये तो खैर यहाँ दो सिग्नल आने ही हैं, क्योंकि अगर ये कायरल है तो ये क्या हो गया, ये डायस्ट्रोमेरिक हो गए, और एक सिग्नल यहाँ से आपको आ गया। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 और 7। आप एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें आ जाइए, 1 2, ये कायरल है तो ये इसका मतलब यहाँ 2 आना ही आना है। एक सिग्नल यहाँ से बहलेगी, ये कोई कायरल थोड़ी है, गौर से देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन आपको इस तरह से हो गए। अब समझने वाली बात ये है कि आप इन दोनों में क्या करना चाहेंगे। आप एक बार एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगाइए और एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगाइए, तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप अगर एक हाइड्रोजन इस साइड का हटाते हैं तो ये पूरा जो ग्रुप होगा ये कायरल हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं, ग्रुप यहाँ लगाते तो ये एस हो जाएगा। तो एक तो फिक्स्ड है ही, और दूसरे को आप ऊपर नीचे अलग अलग ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भी सिग्नल क्या आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। तो इसका मतलब हो गया 1 2 2 4 1 5 और 2 7। तो यहाँ भी कितने सिग्नल आ गए, तो यहाँ पर भी आपको 7 सिग्नल आ गए। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, ये वाले स्ट्रक्चर की। देखो इतना तो डैम श्योर है कि एक यहाँ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो एक सिग्नल यहाँ भी हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपको 2 हाइड्रोजन हो गए। तो भैया ये तो पहले ही कायरल आपको दिख रहा है, अगर ये कायरल दिख रहा है इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन सिग्नल अलग अलग आएंगे। उसी तो यहाँ पे भी क्या हो गया, चूंकि ये कायरल है तो ये सिग्नल क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग आएंगे, क्योंकि इधर का देखिए, इधर का इन्वायरमेंट अलग है, इधर का अलग है, तो यहाँ भी 2 सिग्नल आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ 2 सिग्नल, यहाँ भी 2 सिग्नल आएंगे। अच्छा, एक सिग्नल यहाँ से आ रहा है, एक सिग्नल यहाँ से आ रहा है, और जो बच गए ये वाले 2, देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 CH3 है। तो अब यहाँ क्या होगा, सिग्नल दोनों से अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा। तो भैया ये CH3 की तरफ मुड़ा हुआ, ये CH3 दूर की तरफ मुड़ा है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है जो डबल बॉन्ड की तरफ है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है जो डबल बॉन्ड की तरफ नहीं है, इसलिए एक सिग्नल ये भी देगा, एक सिग्नल ये भी देगा। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास यहाँ 10 सिग्नल हो गए। अब बोलो सर हमें समझ ही नहीं आई बात, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हमने भाई समझो, रिलैक्स हो जाओ, गौर से देखो, आपको जब तक समझ नहीं आएगी तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे बताने का। देखो गौर से देखो, यही है ना, इसमें एक CH3 है जो इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और एक CH3 है जो उधर से दूर मुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं इस पर, और इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब केमिकली दोनों इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो एक, दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा, यहाँ पाँचवां, यहाँ छठा, सातवां, यहाँ आठवां, और यहाँ नौवां, और यहाँ क्या हो गया, 10वां। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्नल हो गए आपके, 10 सिग्नल। तो इसको भी जोड़िए अपनी लिस्ट में और आगे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीखना ही है हमें, इसको सीखे बिना आगे बढ़ने कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, सपोज कीजिए कि जैसे आपके पास एक CH Br CH2 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 ये दिया गया इस तरह से। तो आपको समझने वाली बात है कि एक सिग्नल यहाँ आएगा, एक सिग्नल यहाँ आएगा, लेकिन चूंकि ये कायरल हो चुका है इसलिए सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, डायस्ट्रोटॉपिक हो गए। यहाँ तक के सारे हाइड्रोजन डायस्ट्रोटॉपिक हो गए, 2 2 2 2 और 1। तो कितने सिग्नल आ गए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो टोटल यहाँ सिग्नल कितने आ गए, 11 सिग्नल आ गए। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भी जस्ट ऊपर में एग्जाम्पल किया था वैसा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को हमें ब्रेक करना है। तो भाई साहब अगर इसको गौर से देखिएगा आप, ठीक है, इसको गौर से देखिए, तो आपको इस एग्जाम्पल को आप देखिए कि ये वाला जो मिथाइल, अगर आप इसको 3D में भी लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर इसको आप 3D में भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं, तो आपको पता है कि ऐसे तो ये है नहीं, ये बेसिकली ये कैसा हो जाएगा, ये जो मिथाइल था एक आगे की तरफ हो जाएगा, एक पीछे की तरफ हो जाएगा। तो जो आगे की तरफ होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, जो पीछे की तरफ होगा ऑक्सीजन से बाहर की तरफ होगा। क्या
आप देखिए ना, ऐसे समझिए इसको, देखिए ये ऐसे है, इसको ऐसे लीजिए, पहले यहाँ ओ ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से अब दो सिग्नल है, गौर से देखिए, एक हम ऐसे ले लेते हैं आगे की तरफ, देखिए गौर से देखिए, एक आगे की तरफ है और दूसरा इंटायर हम पीछे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। हम इंटायर क्या करते हैं, पीछे की तरफ ले लेते हैं। अब इस पे भी दो ग्रुप है, यानी इस पे भी एक आगे है और एक पीछे है। तो देखो ये जो मिथाइल है, ये वाला, ये तो इस ऑक्सीजन के टच में है, देखिए ये जो है ये मिथाइल, ये ऑक्सीजन से कहाँ है, दूर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिग्नल, देखो ये कायरल है, तो ये वाला गौर से देखो, ये सब कायरल है, इसका मतलब दो सिग्नल, यहाँ एक भी नहीं है तो एक सिग्नल, यहाँ दो सिग्नल, यहाँ भी दो सिग्नल, यहाँ एक सिग्नल, और यहाँ पर क्या हो गया, दो, एक सिग्नल यहाँ और एक सिग्नल यहाँ। तो टोटल कितने सिग्नल आ गए, 1 2 3 2 5, एक 6, एक 7, और देखो ना एक यहाँ आया, एक यहाँ से 2 आया तो 2 3, एक यहाँ से आया 4, 2 6, 2 8, और ये क्या हो गया आपको 2 10, ठीक है, सही है ना। 1 2 3 1 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ भी कितने सिग्नल हैं, 10। ये सब CSIR में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको CSIR में आपको पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इनएंसियोट्रॉपिक क्या होता है, डायस्ट्रोट्रॉपिक क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से इस चीज़ को समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल ऐसे है, एक एग्जाम्पल ऐसे है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल है आपको, तो इसमें हमने क्या किया है कि जैसे इसमें कितना सिग्नल होगा, अब बोलोगे सर 3 दिन 6 हाइड्रोजन, सबका सिग्नल एक ही होगा, क्योंकि सबका केमिकल एनवायरनमेंट एक ही जैसा है। हमने ठीक है, काम करो थोड़ा बदल दो, ऐसे ले लो, क्लोरीन हाइड्रोजन, अब कितना सिग्नल आएगा, कितना सिग्नल आएगा, सोच के बताओ, इसमें बताओ 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 कितना सिग्नल आएगा। कितने सिग्नल आएंगे, तो आपको बताओगे सर देखो इसमें सिग्नल जो आएंगे सर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसकी तरफ है, तो एक सिग्नल तो ये दे देगा सर, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे वाले की तरफ है, तो एक सिग्नल ये दे देगा सर, और एक सिग्नल ये दे देगा, तो 1 2 और ये 3, इसमें कितने सिग्नल आ गए, 3 आ गए। गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए CH3 CH3 HCl HH, कितने सिग्नल आएंगे। आप बोलोगे सर देखो नीचे वाले क्लोरीन के बैकग्राउंड में है, नीचे वाले क्लोरीन के टच में है, तो क्लोरीन के टच में ये हाइड्रोजन है, अलग हो गया, इसके टच में इधर नीचे की तरफ है, ये भी अलग हो गया, इसका मतलब ये अलग है इससे और ये अलग है इससे, और ये हाइड्रोजन तक इसके बगल में है ही, तो कितने सिग्नल आ गए टोटल, गौर से देखिए, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो टोटल कितने सिग्नल आ गए भाई, तो टोटल आपको यहाँ सिग्नल कितने आ गए, तो टोटल सिग्नल आ गए यहाँ पर आपको 5, ठीक है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए इसमें कितने सिग्नल होंगे, सोचो कितने सिग्नल होंगे इसमें, इसमें बताओ इसमें कितने सिग्नल होंगे, और फिर बताओ इसमें कितने सिग्नल होंगे, ठीक है। और फिर बताओ कि चलो पहले इसमें बताओ कितने कितने सिग्नल होंगे। आप ऐसे पता नहीं चलेगा भाई, एक काम करो इसको आप ऐसे लिखो, देखो, तो यहाँ पर भाई गौर से देखो, आपको यहाँ और ये दिखेगा, एक्जेल इक्वेटोरियल दिख जाएगा यहाँ पर आपको, है ना, और ये तो ऐसे है, तो एक सिग्नल इन दोनों का हो गया, एक सिग्नल इन दोनों का हो गया, और एक सिग्नल इन दोनों का हो गया, तो 1 2 और ये 3, तो इसमें कितने सिग्नल आए टोटल, 3। इसको ले लो, ये वाले को, इसको कैसे लेंगे, तो इसको ऐसे ले लो, देखो ऐसे इसका सिग्नल ले लो, तो जब आप लोगे ऐसे, ये बिल्कुल पंख की तरह जैसे नहीं होते हैं वो, बिल्कुल आप बचपन में जो उड़ाते थे आप लोग,
ये ऐसा है बिल्कुल। इसमें हाइड्रोजन ऑर्थो यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल वाले पोजीशन में नहीं है। अब ये बिल्कुल एक घिरनी की तरह हो गया ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। गौर से देखो, एक सिग्नल तो इन दोनों का है। अब बाकी सभी हाइड्रोजन एक ही टाइप के, जब घुमाओगे तो ये सभी एक ही जगह पे आ जाएंगे, एक ही तरह से घूमेंगे। तो सिग्नल कितना होगा यहाँ पर 2। तो इसमें कितने सिग्नल आए? 2। इसमें आ जाओ, इसमें कितने सिग्नल आएंगे जरा गौर से देखो। इसको कैसे देखा जाए? इसको ऐसे देखिए, देखो इसमें फिर आ गए एक्सियल इक्वेटोरियल, देखो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आया। तो ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, मतलब ये दोनों ये सब एक जैसे। तो ये चारों मिलाकर एक सिग्नल, ये हाइड्रोजन एक सिग्नल, और ये दोनों एक सिग्नल, और ये वाले जो ये दोनों, ये एक्सियल एक सिग्नल और ये इक्वेटोरियल एक सिग्नल। तो आपके टोटल सिग्नल कितने आ गए? 1 2 3 और ये 4। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए हमारे पास? तो यहाँ पर टोटल हमारे पास सिग्नल जो आ गया वो कितने आए? 4 आ गए। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल आप करो, एक लास्ट एग्जाम्पल आप करो। ठीक है, और एग्जाम्पल ये है, इस एग्जाम्पल को करो। इसमें कितने सिग्नल होंगे? आप सच में शॉक्ड हो जाओगे इसको देख के। आप इसको बनाओ, ठीक है, और इसको भी बनाना आप, ये मैं नहीं करूँगा, आप इसको अपना घर पे बनाइए और आंसर दीजिए। इसका कितना हुआ, इसका आंसर आप घर पे दीजिएगा। फिलहाल आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो भाई इसको पहले तोड़ने के लिए आपको सीखना होगा। गौर से देखिए, ये देखो ऐसे तोड़ो। इसमें कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, इसमें कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, सब बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं। और अगर ऐसा है तो ये सभी एक सिग्नल और ये वाले मिलाकर एक सिग्नल, यानी कि टोटल कितना सिग्नल आया इसमें? तो इसमें टोटल 2 सिग्नल आए बस। आई बात समझ में? इसमें सिग्नल कितने आए टोटल? तो आपके पास 2 सिग्नल आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी तरह समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़िए अब। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल आप करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसका कीजिए, ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका पॉज कीजिए, बताइए इसमें कितने सिग्नल आएंगे बताइए। मैं सब बता दूंगा, आपको खुद निकालना है आंसर। इसमें बताइए। इसमें बताइए। और एक और देता हूं मैं आपको। थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। इसे बताइए, एक और बताइए। इसे बताइए। मैं सबके आंसर भी दे देता हूँ आपको, आप इसको घर पे इवेल्युएट करना। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और वैसे भी आपको सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको खुद से क्रॉस चेक कर सकिए। ठीक है, इसके आंसर बताइए। इसमें आंसर, इसका आंसर आपको आ जाएगा इसमें टोटल 10। ठीक है, इसमें कितने आ जाएंगे आपको? टोटल 10 आ जाएंगे। कैसे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ 10, क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट आपको यहाँ नहीं बदल रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इसमें आपको ये कितने हो गए? एक यहाँ हो गया, अच्छा एक आपको यहाँ है, और एक यहाँ भी तो है। गौर से देखिए, 1 2 यहाँ 3 4 यहाँ 5 6 यहाँ 7 यहाँ 8 9 यहाँ 10 और यहाँ 11 और ये 12। तो इसमें टोटल सिग्नल कितने आ गए आपको? तो यहाँ पर आपको टोटल 12 सिग्नल आ गए। ठीक है, कितने सिग्नल आ गए आपको टोटल? यहाँ पर
तो यहाँ पर आपको यहाँ टोटल 12 सिग्नल आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? ये वाला। देखिए 1 1 1 1, ठीक है। सोचिए 2 2 2 2 हो गए। तो इसमें कितने सिग्नल है टोटल? 2। वीडियो पॉज कर चुके हैं ना आप? वीडियो पॉज करके बनाया ना आपने? बिल्कुल बिना बनाए आप यहाँ मत आइएगा। अब इसको देखिए 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। भाई इसको थोड़ी होगा, इसमें हाइडन है ही नहीं, तो इसमें टोटल सिग्नल कितने आ गए? 3 आ गए। इसमें आ जाइए ये वाले में, देखिए 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। इसमें भी कितने सिग्नल आ गए टोटल आपके? 3 सिग्नल आ गए, ठीक है। इसमें आ जाओ, गौर से देखो, ये है 1 1 2 2 3, देखो है ना, 1 1 2 2 3, ये 4 ये 5, यहाँ देखो 6 7 और यहाँ 8 और यहाँ 2 हाइडन है, 9 10। कितने सिग्नल हो गए? 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 में बस भी अगर हो जाए तो भी आपको ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको जाननी चाहिए कि जितने हाइडन के जो सिग्नल होंगे, ठीक है, उसको कई तरीके से बोला जा सकता है, कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें कितने सिग्नल आए हैं? इसमें 3 सिग्नल आए हैं ना, 3 सिग्नल आए हैं। इसको देखो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपसे पूछूंगा हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल विल बी फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, तो आंसर 3। मेरे सवाल को फिर से सुनिएगा। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल विल बी गिवन फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, कितना आंसर आया? 3। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूं मैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, तब भी आंसर 3 ही आएगा। भाई पूछ रहे कितने टाइप के डिफरेंट एटम है, डिफरेंट हाइड्रोजन है, तब भी आंसर कितना है? 3। इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, सेम आंसर 3। सोचिए, हाउ मेनी सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, तब भी आंसर 3। इसी को ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी रेजोनेंस सिग्नल्स विल बी इन द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। अरे भैया रेजोनेंस सिग्नल मतलब वही NMR सिग्नल, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक और तरीका है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी विल बी फॉर द प्रोटॉन फॉर गिवन मॉलिक्यूल, तब भी भाई 3 ही। अगर पूछ रहे कितना टाइप का प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी आएगा, तो भैया जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतनी टाइप की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी आएगी। 3 टाइप का प्रोटॉन है, 3 टाइप की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी आ गई, तब भी आंसर क्या हो गया? तब भी आंसर आपके 3 ही हुए। इसका मतलब ये है कि ये सारे एक ही बातें कह रहे हैं, चाहे आपको वो गिवन प्रोटॉन के लिए NMR सिग्नल का नंबर पूछे, चाहे वो आपको गिवन प्रोटॉन के लिए जो है आपको टाइप्स ऑफ प्रोटॉन पूछे, कितने टाइप के प्रोटॉन है, चाहे वो आपसे ये पूछे कि कितने इक्विवेलेंट सेट हैं प्रोटॉन के, तब भी सेम आंसर आएगा। चाहे वो आपसे ये पूछे कि रेजोनेंस सिग्नल कितने आ रहे हैं, तब भी आपको सेम आंसर आएगा। चाहे वो आपसे पूछ दे कि डिफरेंट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आएगी, कितने बार आएगी, तब भी आंसर आपको सेम ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल शिफ्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम उसे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपके जो भी डाउट या क्वेरी होंगे तो आप प्लीज़ उसे जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर पूछिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।